हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले ग्रुप डी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। तो अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सेशन को देख कर जाएँ और अपनी तैयारी को परख कर जाएँ। आप देखें कि इसमें से इस सेशन में कुल 25 प्रश्न हैं। इसमें से आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv और वेग भी होता है। तो अगर इस दोनों का अनुपात निकालें, यानी इसको v से डिवाइड करें, तो v कैंसिल होगा और यहाँ बच जाएगा हमको m, यानी कि द्रव्यमान। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रव्यमान, यानी कि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। संकल्पना देता है मतलब हमें क्या बताता है। तो न्यूटन का पहला गति नियम क्या है? कहता है कोई वस्तु गतिशील अवस्था में या रुकी हुई अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अर्थात कि वह जड़त्व की अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो इस तरह से न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व की संकल्पना देता है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है g/2, ऑप्शन बी g/3, ऑप्शन सी 6g और ऑप्शन डी g/6। तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 यानी कि 1/6 यानी कि 6 भाग होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि g/6। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए में ग्राम, बी में किलोग्राम और सी में प्रतिशत और अगला ऑप्शन डी है अनुपात। तो अपेक्षिक आर्द्रता को हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन में किसे प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन एक चिकित्सीय पद्धति है जिसमें शरीर के किसी अंग का मैपिंग करने के लिए उसके अंदर उपस्थित डिजीज को पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सीटी स्कैन में किस किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी पराश्रव्य, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश और ऑप्शन डी है एक्सरेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि एक्सरे का इस्तेमाल सीटी स्कैन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, विवर्तन, बी में ध्रुवन, सी में परावर्तन और डी में व्यक्तीकरण। तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं हो सकती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ध्वनि के वेग में निम्न में से किस भौतिक राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उसके घटने बढ़ने से ध्वनि का वेग जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी आर्द्रता और ऑप्शन सी घनत्व। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दाब। दाब के घटने या बढ़ने से ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, यानी प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आयाम, बी में तरंग दैर्घ्य, सी में तीव्रता और डी में वेग। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो निर्धारित करता है कि कोई प्रकाश किस रंग का होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि तरंग दैर्घ्य, यानी कि प्रकाश का रंग का निर्धारण प्रकाश का तरंग दैर्घ्य करता है। अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थों का अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। हम सभी जानते हैं या आप जानते होंगे कि वैद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसके अंदर से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है।
तो कहता है कि जिस पदार्थ का प्रतिरोध अनंत होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए चार ऑप्शन हैं, चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी और द्रवनित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि द्रवनित ऑप्शन सी यानी कि विद्युत रोधी, यानी जिसका प्रतिरोध अनंत होगा उसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। तो इसके लिए भी यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो हम बता देते हैं इसमें तीन तरह के पदार्थ होते हैं हमारे पास, जिसमें एक है चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो इन तीनों के लिए क्या है ना कि जब हम चालक के पहले चालक के बारे में देखते हैं। जब चालक को हम गर्म करते हैं यानी जब किसी चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। उसी प्रकार जब हम किसी इंसुलेटर यानी कि अचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है चालक के उल्टा इसका प्रतिरोध घटता है। और ठीक उसी प्रकार किसी अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो है घटता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारी जल यानी कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका इस्तेमाल हम लोग परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में करते हैं। तो इसका जो भारत में निर्माण कहाँ किया जाता है, तो इसका निर्माण भारत में चार ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रॉम्बे में, असम में, दिल्ली, भिलाई में। तो ट्रॉम्बे में किया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, यानी कि 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। तो ये जो है ऊर्जा का मात्रक है, ये व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक है, कॉमर्शियल यूनिट है ऊर्जा का। जो हमारे घरों में बिजली आता है और उस बिजली पर जो बिजली बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अंकित होता है उसमें वो इसी किलोवाट आवर में होता है, यानी कि किलोवाट घंटा में यानी किलोवाट आवर में हमारे घरों में आने वाले बिजली को मापा जाता है। तो कहता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना किसके बराबर होगा। तो यहाँ चार ऑप्शन है। ए में ऑप्शन है 3.6 × 10⁶ जूल, बी में 1000 जूल, सी में 10⁶ जूल और डी में 3600 जूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल। एक बात और, इस 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, यानी कि अगर आपके घर में 1 यूनिट बिजली खपत हो रहा है इसका मतलब कि 1 किलोवाट आवर खपत हो रहा है, यानी कि इतना जूल खपत हो रहा। अगला प्रश्न है, एक नॉटिकल मील कितना होता है। नॉटिकल मील क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो कहा जाता है जब जमीन पर हम लोग दूरी मापते हैं, दूरी का मापन करते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु का, तो उसके लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब समुद्र में यानी पानी के में जल में जब हम लोग दूरी का मापन करते हैं, समुद्री दूरी को जब मापते हैं तो उसको समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री दूरी मापने का मात्रक नॉटिकल मील है। तो वही पूछा जा रहा है इस सवाल में कि एक नॉटिकल मील कितना होता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए भी। ऑप्शन ए है 1609 मीटर, ऑप्शन बी है 1000 मीटर, ऑप्शन सी है 1852 मीटर और ऑप्शन डी है 1000 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण को डेल्टा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। इसमें मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है और इस पे एक प्रकाश किरण आ रही है जो कि इस पे पड़ने के बाद परावर्तित होगी। कहा जा रहा है कि इस दर्पण को हम कुछ एंगल से घुमा देते हैं। मान लेते हैं इस एंगल से घुमा दिया, इधर से पहले इधर था ये डेल्टा एंगल है। तो अब कहा जा रहा है कि इसको इस एंगल से घुमाने के बाद जो ये परावर्तित किरण है वो कितने एंगल से घूमेगी। तो इसके लिए चार ऑप्शन से, ए में 0 से, बी में डेल्टा यानी सेम, सी में डेल्टा/2 और डी में 2 डेल्टा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 2 डेल्टा। यानी कि जब हम किसी दर्पण को उसके कुछ कोण से हम घुमा देंगे तो उससे जो परावर्तित होने वाली प्रकाश की परावर्तित किरण है वह कोण उस दर्पण को जितने कोण से घुमाया जाए है उसके दुगने से घूम जाएगा। यानी ये डेल्टा से घूम रहा तो 2 डेल्टा से घूमेगा। अगला प्रश्न है,
1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम वजन निकालना है हमको। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, सी में 100 न्यूटन और डी में 9.8 न्यूटन। तो पहले हम देखते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखे होंगे आप, वजन यानी वेट का फॉर्मूला W इजिकल टू एम इंटू जी। तो एम का मान यहाँ दिया गया है 1 किलोग्राम, तो एक किलोग्राम लेते हैं यहाँ पे। जी का मान होता है 9.8। तो इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन। यानी कि इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9.8, यानी कि डी। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। किसी किसी प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन अगर हो तो उस जगह पे इसका सही उत्तर 10 न्यूटन होगा, अगर 9.8 न्यूटन नहीं दिया गया हो तो। और अगर 9.8 और 10 दोनों दिया गया है तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 न्यूटन को ही मानेंगे। अगला प्रश्न है, केल्विन ताप यानी जिसको के है और सेल्सियस तापमान टी में सही संबंध क्या है। तो केल्विन और सेल्सियस में सही संबंध निकालने के लिए हम लोग देखते हैं। केल्विन, देखिए, तो कहा जाता है कि केल्विन ताप के और सेल्सियस तापमान टी में सही संबंध क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। ठीक, तो यानी कि अगर हमको केल्विन में तापमान निकालना है, मान लिया जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप है, उसको केल्विन में निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको हम केल्विन में ऐड करेंगे, यानी कि 10 प्लस 273.15। तो उस तरह से देखा जाए तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा कि 4 ऑप्शन है, ए इजिकल टू केल्विन इजिकल टू डिग्री सेल्सियस, बी इजिकल टू के इजिकल टू टी माइनस 273.15 और सी ऑप्शन है के इजिकल टू टी प्लस 273.15 और सी में नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि केल्विन ताप निकालने के लिए केल्विन के 273.15 में हम लोग डिग्री सेल्सियस को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि के इज इक्वल टू टी प्लस 273.15। अगला प्रश्न है, किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है शीतल जल, ऑप्शन बी उबलता जल, ऑप्शन सी गर्म जल, ऑप्शन डी बर्फ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उबलता हुआ जल। उबलते हुए जल से जो है आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उबलता आग को बुझाने का जो मैकेनिज्म है वो ये है, पानी से जब हम आग को बुझाते हैं, जब हम जल उस पर डालते हैं तो जल जो है पहले तो वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद उबलता है, उसको भाप में बदल जाता है, और वह भाप जो है उस आग में जो जल रही पदार्थ यानी मटेरियल होता है उसका संपर्क जो है ऑक्सीजन से ब्रेक कर देता है और इस तरह से आग जो है बुझ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है भाप में कन्वर्ट कौन होगा, तो उबलता जल जो है, शीतल जल को जो है पहले गर्म होने में देर लगेगा, बर्फ पहले पिघलेगा फिर गर्म होगा, गर्म जल है जो कि उबलता जल से थोड़ा कम गर्म है, इसलिए उबलता जल जो है सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं। तो कॉस्मिक किरणों के बारे में कहा था कि हमारे ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं यानी तारे हैं, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है यानी नाभिकीय अभिक्रिया हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में कॉस्मिक किरणें निकलती है। और ये किरणें जो हैं क्या होता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में आवेशित कण, ऑप्शन बी अनावेशित कण, ऑप्शन सी उदासीन कण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आवेशित कण, यानी कि कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या होता है, इसमें कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, अगर आवेशित है तो ये किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग जल्दी जल्दी इस प्रश्न को, इस सेशन को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। शून्य यानी शून्य का मतलब होता है निर्वात यानी कि वैक्यूम। कौन सी तरंग जो है, कौन सा वेव जो है निर्वात में संचरण यानी गमन नहीं कर सकता। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, प्रकाश, बी में ऊष्मा, सी में ध्वनि और डी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसमें से जो यांत्रिक तरंगें होती है वो जो है
शून्य में यानी निर्वात में गमन नहीं कर सकता। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका ऑलरेडी मीनिंग होता है विद्युत चुम्बकीय, और ऊष्मा जो है विकिरण है वो भी विद्युत चुम्बकीय रूप में चलता है। और ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंग है। इस तरह से ध्वनि तरंग जो है शून्य में यानी कि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? हमारे पास कौन कौन प्राथमिक रंग है जिन रंगों को मिलाकर के विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं? तो प्राथमिक रंगों को याद करने का एक ट्रिक हम बता रहे हैं आपको कि एक ट्रिक है इसका, नीला, नीला। इस ट्रिक का मतलब है नी से नीला, है से हरा और ला से लाल। तो ये तीनों जो है ये प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राइमरी कलर्स है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं हम लोग नीला कहाँ पे है। ऑप्शन ए में है लाल पीला हरा, इसमें नहीं है। ऑप्शन बी में है लाल हरा नीला, तो नी है ला, यानी ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि नीला हरा और लाल जो है प्राथमिक रंग होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? पहले समझते हैं हम लोग कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। जैसे कि कोई गोलीय दर्पण के लिए जब हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण है, तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है? इसको इस तरह से मिलाते हैं और इसका ये सेंटर जो होता है, सेंटर से जो इसकी पोल की दूरी होता है, यही इसका वक्रता त्रिज्या होता है। लेकिन समतल दर्पण तो ऐसा सीधा होता है जी, तो सीधा जब होता है तो इसका तो कहीं ये मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम देखें कि कहीं नहीं मिल रहा है, ये अनंत दूरी तक ऐसे ही सीधा जा रहा है, कहीं नहीं काटेगा ये। तो इस तरह से हम कहें कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है। अगला प्रश्न है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? फिर से वही फॉर्मूला, भार का फॉर्मूला होता है W = mg। और हम जानते हैं, पहले पिछले प्रश्न में देख चुके हैं कि पृथ्वी की कंपेरिजन में, यानी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है। तो जब 1/6 यानी 6वां भाग होता है तो उसका भार भी 6वां भाग होगा। तो 6वां भाग होगा यानी 600 न्यूटन है चंद्रमा पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पे दाने पे उसका 6 भाग हो जाएगा, यानी 6/6 यानी कितना? 100 न्यूटन। यानी कि इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 100 न्यूटन। यानी पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे जाने के बाद उसका भार हो जाएगा कितना? 100 न्यूटन, यानी 6 टाइम्स कम हो जाएगा। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही के लिए 4 ऑप्शन है, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीजियम। परमाणु क्लॉक में सीजियम, एटॉमिक क्लॉक में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है, ए में n×r, बी में r/n, सी में n/r और डी में r/n²। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि r/n²। जैसे कहते हैं कि एक, मान लेते हैं ये तार है जिसमें 3 प्रतिरोध है, इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है, और इन तीनों को क्या किया जाता है कि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है इन तारों को। तो इस स्थिति में प्रतिरोध का मान जो होगा इस तरह से निकालेंगे, 1/r = 1/r1 + 1/r2, ये डॉट 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 1/rn तक जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा r/n²। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? ये आखिरी प्रश्न है सेशन का। माइका यानी कि जिसको आवर्त बोलते हैं, दूसरा है तांबा, तीसरा सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो हम इसमें से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो इस तरह से ये सेशन आज का 25 प्रश्नों का समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।